गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th। कल इंट्रोडक्शन हुआ था इलेक्ट्रिसिटी का। आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कल हमने जो बात की थी वो बहुत बेसिक थी। इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था, इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन किया था, करंट बताया था क्या होता है, और एक न्यूमेरिकल कराया था जो बहुत ही सिंपल था कि चार्ज को अगर पर यूनिट टाइम देखें तो वो हमारे इलेक्ट्रिक करंट होता है और उसकी यूनिट होती है एम्पियर। तो ये तो छोटी छोटी बातें। आज हम देखेंगे कि करंट फ्लो ही क्यों करता है। तो सबसे पहले अगर आपको ये देखना है कि करंट फ्लो कर रहा है, तो सबसे पहले आप एक अच्छे से एग्जांपल के पास चले जाओ, है ना। एक अच्छे एग्जांपल का मतलब ऐसा एग्जांपल जो आपने देखा हो। मान लो दो पिकर हैं, ठीक है। ये दो पिकर को मैंने कनेक्ट कर दिया, इसके अंदर ये भी यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड है ये, ठीक है। पानी है यहाँ पर भरा हुआ और यहाँ पर पानी का लेवल इतना है। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर ये ट्यूब खुली हुई है तो क्या होगा। सिंपल सी बात है, पानी क्या करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। करना ही पड़ेगा उसको, क्यों? क्योंकि ये हायर लेवल पे है और ये लोअर लेवल पे है। ये जब तक फ्लो करेंगे तब तक कि ये दोनों लेवल बराबर के ना हो जाए। यही बात है ना। इसी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं इसे। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कि कहीं कमी है, कहीं ज्यादा है, कहीं हायर कंसंट्रेशन है, कहीं लोअर कंसंट्रेशन है, तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिसिटी में जब हम देखते हैं तो इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को क्या बोला जाएगा? इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बोलते हैं वोल्टेज। मतलब जब एक वायर को आप कनेक्ट करते हो बैटरी से, तो ये लो, ये कर दिया मैंने कनेक्ट, तो ये क्या है? पॉजिटिव, ये क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव पोटेंशियल है और यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो जो वोल्टेज है ना, वो एक्चुअली में यही होता है। वोल्टेज जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है करंट का। पोटेंशियल डिफरेंस होता है करंट का, ठीक है। करंट तब फ्लो करेगा जब एक पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर जनरेट हो जाएगा। जब इसको रास्ता मिल जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी यहां से फ्लो होना शुरू हो जाती है। तो असलियत में जो करंट के फ्लो होने का रीजन है वो यही है, वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज जो होता है वही असली रीजन है किसका? करंट फ्लो होने का, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन से पहले वर्क डन समझ लो। वर्क डन मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो कर रहा है तो कुछ अमाउंट ऑफ वर्क तो होगा, है ना। वर्क मतलब कि W इज इक्वल टू क्यू वी। इसका मतलब ये है कि वर्क डन जो इलेक्ट्रिक वर्क है, इलेक्ट्रिक वर्क कैसे कि एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल जाने में उसको जो वर्क डन करना पड़ रहा है, जो एनर्जी यूज हो रही है, वो हम कैसे निकालते हैं? Q इंटू वी। क्यू हमारा क्या है? चार्ज। वी क्या है? वोल्टेज। इससे हम निकालते हैं कि वर्क उसने कितना किया। तो एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल इजी सा, उसने पूछा है कि वर्क डन निकालो, वर्क डन निकालो, x मान लेते हैं, और दे क्या क्या रखा है? चार्ज दे रखा है, क्यू दे रखा है कि 2 कूलम का चार्ज था, और वोल्टेज मैंने लगाई थी 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, ठीक है। तो आप ये बताइए कि वर्क डन कितना हुआ। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स आ गई। W इज इक्वल टू 2 इंटू 12, इट इज इक्वल टू 24। 24 आ गया ना कूलम वॉट, ठीक है ना। 24 आंसर आ गया ना। वर्क डन कितना आ गया? 24। बस यही है। तो सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है कि आपको ये बताना है कि भाई वर्क डन कितना हुआ। चार्ज दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, जो फॉर्मूला है वो आपके सामने है कि
अगर चार्ज को और वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकलाएगा कि वर्क डन उसने कितना किया। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इससे जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी उसके अंदर मैंने बल्ब बनाया था, और क्या बनाया था, बैटरी बनाई थी, स्विच बनाया था, तो उसी से हमने जला के दिखाया था। वही आपका सिंपल सर्किट होता है, उसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम बात करेंगे इसके बाद ओम्स लॉ के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। ओम्स लॉ क्या कहता है क्या नहीं कहता वो देखेंगे। जब करंट को और वोल्टेज को डिटरमाइन किया गया, कैसे, वोल्टेज को जब जब बढ़ाया गया तो जो एमीटर रीडिंग दिखा रहा था, एमीटर जो रीडिंग दिखा रहा था वो भी बढ़ रही थी। तो हमें पता चल रहा था कि जो करंट होता है, जो आई करंट होता है और जो वोल्टेज होता है उनका क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। आई इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, मतलब क्या है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल आप दोगे उतना ही तो करंट फ्लो करेगा। आप जितना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट करोगे, जितनी आप हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन में आप डिफरेंस क्रिएट कर दोगे, उतना ही जल्दी तो वो करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। ऐसे ही पोटेंशियल के साथ है, अगर आपका जो पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा होगा। ये एक बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि उसको पूछा जाता है कि आई है यहाँ पर, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और यहाँ पर V है। पोटेंशियल को बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा। ये एम्पियर में होता है, ये वोल्ट में होता है, हमें पता है। और ऐसी एक स्ट्रेट लाइन आएगी जब इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करोगे। तो ये जो ग्राफ है ना, ये हमें किसके बारे में बता रहा है, ओम्स लॉ के बारे में बता रहा है, ओम्स लॉ के बारे में बता रहा है। ठीक है, और तो जो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाते हैं तो आर आता है। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, ये फैक्टर जो है, ये फैक्टर जो है वो फैक्टर वायर का है, वायर का है। कैसे वायर का है कि जब आपका जो वायर होती है ना, उसके अंदर जो जिस मटेरियल से वो बनी होती है तो वो रेजिस्ट करते हैं। जैसे फ्रिक्शन होता है, अब मान लो एक खुरदरा सरफेस है, उसके ऊपर आप एक बॉक्स को रख दो, उस बॉक्स को खींचने या हटाने की कोशिश करोगे तो आपको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। और एक प्लेन सरफेस है, उसके ऊपर बॉक्स रखा है, उसको आप हटाने की कोशिश करोगे तो जल्दी हट जाएगा। ये कैसे हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि जब खुरदरा सरफेस होता है तो उसके अंदर एक फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन जो होती है वो अपोजिंग फोर्स होती है। जो आप अपनी फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उस अप्लाइंग फोर्स से जो फ्रिक्शन है वो उसके अपोजिट में काम करता है, तो आपको काम नहीं करने देगा। ऐसे ही रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस करंट को रोकता है फ्लो होने से। ठीक है, ये आपके करंट को फ्लो होने नहीं देता, तो इसको बोलते हैं वायर रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आर से। आ गई बात समझ। तो ये आपको ओम्स लॉ का हो गया डेफिनेशन। और अब इनकी यूनिट्स देख लो। आई की यूनिट्स तो आपको पता है एम्पियर, वी की आपको पता है वोल्ट, और आर की जो होती है ना वो ओम होती है। ये उसका साइन होता है और उसको ओम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके बेसिकली चीज है, ये आपका कहलाता है ओम्स लॉ। इस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ सकता है, बी दोनों में से एक चीज दे देगा, ठीक है, और यहाँ पर ये बी को दे देगा, तो तीनों में से दो दे देगा, एक पूछ लेगा। बेसिकली मतलब ये है और कुछ नहीं है। अच्छा, अब आता है कि मैंने ये जो बोला कि जो ये फैक्टर है ना ये वायर का है। वायर से मतलब क्या है कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट वायर्स को यूज करोगे, अगर आप वायर के कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर दोगे तो क्या होगा कि करंट में जो डेविएशन आ रहा है, जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, मोटी वायर यूज करो, पतली वायर यूज करो, मटेरियल को चेंज कर दो। एक बार आप कॉपर के मटेरियल को यूज कर रहे हो,
एक बार आप एल्यूमिनियम की वायर को यूज कर रहे हो। तो ये सब चीजें जो हैं ये आपको बताएंगी कि रेजिस्टेंस जो है वो बेसिकली वायर का फैक्टर है, और जो आप मटेरियल यूज कर रहे हैं इनका फैक्टर है। इन इन चीजों पे डिपेंड करता है कि आपका रेजिस्टेंस कितना होगा, या जो आपका इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन है वो कितना होगा। फ्रिक्शन भी तो फोर्स को क्या करता है, अपोज करता है। ऐसे ही हमारा रेजिस्टेंस जो है वो करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो पहले बात तो ये कि जो रेजिस्टेंस था उसको देखा गया कि वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एल पे, लेंथ पे। जितनी ज्यादा लेंथ दोगे उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आई ये बात? लेंथ ऑफ द वायर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। लेंथ एंड एरिया, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब मान लो ये वायर है, ठीक है, इसका जो ये एरिया है ना, ये एरिया कहलाता है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस एरिया के इनवर्सली डिपेंडेंट है। मतलब क्या हुआ, जितनी लंबी वायर यूज करोगे वो इफेक्ट करेगी रेजिस्टेंस को। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी इफेक्ट करेगा रेजिस्टेंस को। ठीक है, अब जैसे पिछली बार हमने जो ओम्स लॉ पढ़ रहे थे, अभी पढ़ रहे थे, जो ओम्स लॉ हम पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने क्या किया था, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के उसके अंदर जो आर था उसको इंट्रोड्यूस किया था, है ना। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के और आर लेकर आए थे। ऐसे ही इसके जो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो क्या आता है, इसके प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे तो आएगा आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो जो होती है ना हमारी, ये होती है रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये क्या होती है हमारी रेजिस्टिविटी। ये हर एक की कांस्टेंट होती है, हर एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है। रेजिस्टेंस बदल सकता है, रेजिस्टेंस किस पे भी डिपेंड कर रहा है, करंट पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती, ये फिक्स होती है हर एक मटेरियल की। और रेजिस्टेंस इक्वल होगा रेजिस्टिविटी के कब, जब लेंथ हमारी 1 मीटर हो और एरिया हमारा 1 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, एसआई यूनिट में ले लो, नहीं तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर में ले लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब हम ये बताओ कि पहले तो बताओ कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होंगी। आपका एक क्वेश्चन तो ये होगा कि इसकी यूनिट्स क्या होंगी। यूनिट्स निकालेंगे, यूनिट्स कैसे निकालेंगे, देखो लेंथ जो होती है उसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर में, चलो सेंटीमीटर में ही कर लो, सेंटीमीटर, चलो मीटर में रखो, ऐसा यूनिट में रखते हैं मीटर। ये एरिया जो होता है मीटर स्क्वायर, ये जो होता है वो ओम होता है। रेजिस्टेंस अभी बताया था, ये कट जाएगा अपॉन में, है ना, कट जाएगा, तो ये क्या बनेगा, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू ओम मीटर। ओम मीटर ये इसकी यूनिट होती है, ओम मीटर किसकी यूनिट होती है, रेजिस्टिविटी की। तो हर एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी कम होगी या ज्यादा होगी, कम होगी, तभी तो उनको हम यूज करते हैं करंट फ्लो कराने में। अब लकड़ी की वायर यूज नहीं करते, लकड़ी की वायर क्यों नहीं यूज करते, उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ज्यादा है, तो वो करंट को फ्लो ही नहीं कराएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी को क्या करते हैं, कंडक्टर्स को यूज करते हैं क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है। और एक बात और है कि जो अलॉयज होते हैं ना, जो अलॉयज होते हैं उनको ज्यादा यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है वो, क्योंकि टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं। टेम्परेचर पर हाई टेम्परेचर पर स्टेबल रहते हैं। आ गई बात समझ, क्या रहते हैं, हाई टेम्परेचर पे स्टेबल रहते हैं। ठीक है,
नहीं तो कई चीजें होती है कि जिनको हाई टेम्परेचर मिलेगा तो वो क्या कर जाती है, मेल्ट कर जाती है। तो मेल्ट कर जाएगी तो फिर हमारा काम नहीं बनेगा ना। अब हमने एक वायर लगाई मुश्किल से तो, और वो वायर को हीटिंग मिल गई और वो बह के चल पड़ी। अब इलेक्ट्रिक जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होगा और फिर हमारे घर में लाइट कैसे आएगी। तो इसीलिए हम ऑलवेज को यूज करते हैं, वो हायर टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको देखना है। अब ये जो चीजें है ना, लेंथ, एरिया और ये रेजिस्टिविटी, ये सब क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। क्या है ये, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। न्यूमेरिकल भी है क्या कोई? हाँ, एक न्यूमेरिकल है, सिंपल सा न्यूमेरिकल करेंगे हम। ये सब एनसीईआरटी चल रही है, ठीक है, अच्छे से पढ़ते जाओ। और मैं पढ़ाता जाऊं। क्वेश्चन ये है, करंट बताना है भाई, करंट निकालना है। करंट निकालना है, वोल्टेज दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बोल लो 220, और रेजिस्टेंस दे रखा है। अरे इतना इजी क्वेश्चन, 1200 ओम, इसका भी ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन तो आसान है। क्वेश्चन कैसे आसान है, V इज इक्वल टू IR से निकल जाएगा। वोल्टेज आपको पता है 220, I आपको निकालना है, रेजिस्टेंस आपको पता है 1200 इंटू I। ये I जो है ये निकाल लेना, जो भी आंसर आएगा मुझे X मैं बोल देता हूँ, X जो आंसर है वो एम्पियर में आएगा, और ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना आंसर निकाल के। कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। अच्छा, इसमें मैं क्या बताना चाह रहा था, हाँ बस यही बता रहा था कि ये क्वेश्चन जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, ओम्स लॉ के ऊपर। तो ओम्स लॉ के ऊपर आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस बताया, वो आप ध्यान से पढ़ लेना। बस आगे जब और पढ़ेंगे तो उसके अंदर रेजिस्टेंस जो भी मैंने बताया ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके अंदर फिर आएगा कि रेजिस्टेंस को कैसे लगाओ, क्या करो, ये सब। हाँ, तो वो आगे आएगा। पहले आप इतना समझिए, ये न्यूमेरिकल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल। जितने भी बच्चे लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, कॉलेज या स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प होती है मेरी वीडियो से, तो वो बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू।